हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में बताऊंगा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का कैसे यूज़ करना है। मानकर चलिए आपकी कोई शॉप है और उसमें आपने सेल्समैन रखा है, या अगर हम बात करें किसी के हार्डवेयर की शॉप है और उसमें उसने मिस्त्री रखा है कि भैया इतने की सेल करवा दो, तुम्हें मैं इतना कमीशन दूंगा। तो अगर आप वैल्यू की बात करेंगे कि अगर उसने 10 लाख की सेल करा दी, 5 लाख की सेल करा दी, या 2 लाख की सेल करा दी पूरे साल में, क्वार्टर वाइज या हाफ ईयरली में, तो उस बेसिस पर अगर आप उससे कमीशन देते हैं तो ये आप टैली प्राइम में या टैली ERP 9 में ट्रैक कर सकते हैं। इसके एंट्री उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचकर एंट्री करने जाएंगे कि मैं क्वांटिटी वाइज करूं, यानी कि मानकर चलिए आपका गेहूं दाल वगैरह का बिजनेस है, ठीक है, आप उसकी होलसेल रिटेल जो भी बोल सकते हैं करते हैं, और वहां पर आपका एक सेल्समैन है और आप चाहते हैं कि उसने जितना केजी बिकवाया है उसके हिसाब से मैं 2 रुपया 4 रुपया करके जो कमीशन है वो मैं कैलकुलेट कर लूं, या टैली मेरी वो कैलकुलेट कर ले, ताकि मैं जब हिसाब करने बैठूं तो मैं तुरंत उसे टैली से देखकर पैसे दे दूं। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप क्वांटिटी वाइज चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से चाहते हैं कि मानकर चलिए आपके पास 10 तरीके का आइटम है, दो की जो मैं सेल करूं, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक इनवॉइस के अंदर हर आइटम को सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से दो की जो मैं सेल करूं उसके ऊपर मैं कमीशन देता हूं, बाकी के ऊपर नहीं देता हूं, तो वो मुझे पता चल जाए, मैं उस हिसाब से ट्रैक कर लूं या उस हिसाब से एंट्री कर लूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके ऊपर कमीशन देनी है, बाकी पर नहीं देनी है। तो ये सारी चीजें कर पाना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप वैल्यू के हिसाब से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी सेल्समैन को, मानकर चलिए आप पैसे देते हैं टूर्स वगैरह के लिए कि जाओ टूर में जाओ और जो भी खर्च हो करना, लेकिन मेरी सेल्स लेकर आना, और उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहते हैं कि मैं पार्टिकुलर सेल्समैन के ऊपर कितने पैसे खर्च करता हूँ। एक तरीका तो ये होता है कि मानकर चलिए आपने महीने में 50,000 रुपये खर्च कर दिए टूर्स एंड ट्रेवल्स में, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट पेमेंट वॉचर में गए और वहां पर कैश या बैंक जिस भी मोड में आपने पेमेंट की है वो चूज किया, और नीचे टूर्स एंड ट्रेवल्स का लेजर सेलेक्ट करते हुए एंट्री पास कर दी। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये जो 50,000 खर्च हुए हैं किस पर्सन ने कितना किया है, क्योंकि जब आप उसे पार्टिकुलरली अलग अलग पर्सन के हिसाब से ट्रैक करेंगे तो फिर आपको ये रिजल्ट पता चलेगा कि ये जो मेरा सेल्समैन है, मानकर चलिए दो सेल्समैन है, एक खर्च कर रहा है 40,000 रुपए टूर्स एंड ट्रेवल्स में, एक खर्च कर रहा है 10,000 रुपए, और सेल्स दोनों की इक्वल आ रही है। तो वहां पर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई साहब, आप 40,000 खर्च करके भी सेम सेल ला रहे हैं और वो 10,000 खर्च करके भी सेम सेल ला रहा है, तो आप या तो अपनी सेल बढ़ाइए या अपने एक्सपेंस को घटाइए। तो इस तरीके से ट्रैकिंग करनी हो तो आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो चलिए अब हम पहले सेल्स के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम वो टूर्स एंड ट्रेवल्स का केस लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी कंपनी है उसमें आपको F11 यानी फीचर्स में चले जाना है, जिसकी शॉर्टकट की F11 है। यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शंस पहले यस कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन होगा इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसे यस कर लेंगे। फिर कंट्रोल ए से या एंटर एंटर करके इस विंडो को सेव कर लेंगे। फिर आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और आएंगे क्रिएट में, यहाँ पर शो मोर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। अब हम सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, फिर हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। यहां पर हम क्रिएट करेंगे, सेल्समैन, ठीक है। इसी जगह पे अगर कोई मिस्त्री है तो मिस्त्री लिख देंगे, या कुछ भी है, टूर्स एंड ट्रेवल्स है, कोई गाड़ी नंबर है, ये सारी चीजें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी हो, ठीक है। मेरे केस में मानकर चलिए मेरे पास सेल्समैन है, ठीक है, और मैं जो सेल्स कर रहा हूं उसमें फिर उनके नाम भी होंगे, वो मेरे कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, ठीक है। यहां पर हम इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स को सेव कर देंगे, ठीक। कैटेगरी मेरी यही रहेगी। अब आ जाइए कॉस्ट सेंटर, यहाँ पर मेरे पास दो सेल्समैन है तो कैटेगरी चुन लूंगा, सेल्समैन चूज कर लिया। मान लीजिए एक विजय है, दूसरा जय है, ठीक, बन गई। अब आएंगे हम एंट्री में। कौन सी एंट्री में? सेल्स की एंट्री में, क्योंकि जो मैं कमीशन दूंगा वो मैं किसके ऊपर दूंगा? सेल्स के ऊपर दूंगा। तो मैं आ जाऊंगा वाउचर्स में, और यहां पर हम आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। फ्रेंड्स, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास गुड्स रिटर्न आते हैं, मानकर चलिए उसने 5 लाख की सेल कराई
और फिर पर्सन ने जिसने परचेस किया था, कस्टमर ने, उसने उसमें से 50,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो सिर्फ आपको सेल्स की एंट्री में उसका नाम नहीं लेना है, साथ में जो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे या किसी केस में अगर डेबिट नोट इशू करेंगे, मानकर चलिए कुछ भी हो वैल्यू वाइज, अगर कोई अमाउंट बढ़ रहा है तो उस केस में वहां पर भी आपको उस पर्सन का नाम चूज करना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल फिगर निकाल पाएंगे कि उसने टोटल कितने की सेल कराई है, फिर आप उसे कमीशन देंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट रहता है, आप चाहें तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिंपल लेजर्स का यूज़ करते हैं या इसके अलावा एक ही जीएसटी रेट के आइटम्स को सेल करते हैं, तो आपका ये ऑप्शन ऑन भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉमन लेजर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप मल्टीपल लेजर्स यूज़ करते हैं और एक ही इनवॉइस के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम को सेल करते हैं, तो आप उस ऑप्शन को नो कर सकते हैं, जो मेरा ये नो था। सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, फिलहाल ये यस रहेगा। और यहाँ पर आपके ऑप्शन एक दो और है, वो भी आपको यस करने होंगे, ये आप देख सकते हैं। सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है, इससे भी आप यस कर लेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका क्या यूज है। मानकर चलिए मैं कैश में सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पार्टी नेम भी ले सकता हूँ या कैश भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेल्स का जो लेजर है वो बना लेता हूँ। अभी फिलहाल मैंने जीएसटी एक्टिवेट नहीं की है, आप चाहें तो जीएसटी एक्टिवेट कर लेंगे, उस केस में भी आपका इसी तरीके से होगा, कुछ खास नहीं होगा। बाकी जहां जहां जीएसटी एक्टिवेट होनी होगी होगी, बाकी इस केस में जीएसटी एक्टिवेट नहीं होगी कॉस्ट सेंटर के केस में, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। मानकर चलिए मैं जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर मैं ले लूंगा, जैसे मानकर चलिए विजय, ये जो मेरी सेल करवा रहा है ये विजय करवा रहा है, ये जो मेरा सेल्समैन है विजय, ये सेल करवा रहा है। अब आइटम मैं मानकर चलिए कोई भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जीन्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ जीएसटी। अभी फिलहाल क्योंकि मैं जीएसटी की एंट्रीज नहीं सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं उसे नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। आपके केस में आपको एप्लीकेबल करना होगा, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड है तो नहीं करेंगे। 10 पीस नेगेटिव आ रहा है स्टॉक, क्योंकि मैंने परचेज की एंट्री पास नहीं की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए मेरी एंट्री हो गई। इसी में अगर जीएसटी होती तो हमारी जो टैक्सेस के लेजर है वो हम सेलेक्ट कर लेते। हम आ गए गेटवे ऑफ टैली पर, हम जाएंगे डिस्प्ले में और रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज में जाएंगे, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, ठीक। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स हैं, इसमें जाएंगे। यहाँ पर लेजर ब्रेकअप से भी देख सकते हैं और कैटेगरी समरी से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल्समैन ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है विजय, इसने मेरी 1,000 रुपये की सेल करवाई है। अब इस हिसाब से जो भी मैं एंट्रीज करूंगा वहां पर, जैसे जैसे मैं जिसका भी नाम सेलेक्ट करूं, कहीं पर अगर जय का करूं कहीं विजय का, तो उसके हिसाब से इनका रिकॉर्ड होने लग जाएगा कि इसने क्या सेल कराई है, तो फिर मैं इस हिसाब से इन्हें कमीशन दे सकता हूँ। यहाँ से लेजर ब्रेकअप से भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको सेल्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप पार्टिकुलरली ब्रेकअप ले सकते हैं कि विजय ने कितनी कराई है और हमारा जय ने कितनी कराई है, इस हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर, अब मानकर चलिए कुछ ऐसे आइटम है आपके पास जो विजय ने भी कराया है और जय ने भी एक साथ कराया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल एक ही है, लेकिन उसमें से एक आइटम की ऑर्डर लेकर आया विजय, एक का लेके आया जय, ठीक है। तो इस केस में अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो कॉस्ट सेंटर क्लासेस है इसे नो कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे भी नो कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मानकर चलिए मैंने कैश ले लिया, यहाँ पर मैंने जीन्स ले ली 10 पीस, ठीक। यहाँ पर ओपन हो गया सेल्स, आ गया ये, आप देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी आ चुकी है। यहाँ पर मानकर चलिए इसने 500 रुपये की कराई है और फिर जय ने 500 रुपये की कराई है। एक आइटम में मैं अलग अलग कर रहा हूँ, आप चाहें तो आइटम वाइज भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आया आपके पास, ये क्यों आया, ये जो यहाँ पर जब मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, यहाँ पर जो ये सेल्स आया, इसके बाद ये हमारे पास ये जो विंडो आई कॉस्ट कैटेगरी की क्यों आई, अब देखिए कैसे आई।
जब हमने सेल्स का जो लेजर बनाया था वहां पर हमने ये कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल यस किया था। अगर हम इसे नो कर देते तो वो विंडो नहीं आती, ठीक है, तो आपको यस कर लेना है। अब मानकर चलिए कोई और आइटम है, शर्ट है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके इस केस में इस तरीके की सिचुएशन आए तो आप कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। आपको मेनली जो ध्यान देना है एंट्रीज के ऊपर ध्यान देना है कि किस सिचुएशन में कैसे एंट्री करनी है। बाकी मेरे एग्जांपल ऐसे फॉल्स हैं, डेमो है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर मानकर चलिए ये पूरी सेल इस आइटम को लेकर इसने कराई है, तो इस तरीके से मैंने एंट्री कर दी, इसे सेव कर दिया। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में देख लेते हैं। जय ने कराई है टोटल 500 रुपए की सेल अभी तक, और इसने कराई है 5500 रुपए की सेल। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया कि कैसे एंट्री करनी है। और अगर मानकर चलिए सपोज कीजिए कोई सामान वापस आता है, ठीक है, कपड़े के केस में तो बहुत कम आएगा, लेकिन जैसे अगर आप कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स का कर रहे हैं, जो फिटिंग्स वगैरह होती है, हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, तो वहां पर रिटर्न आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट और डेबिट नोट को एक्टिवेट रखना है। सॉरी, प्राइम में तो ये पहले ही से एक्टिवेट होता है, इसके लिए सोचना नहीं है। यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए मानकर चलिए अभी कैश ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके केस में पार्टी होगी तो आप पार्टी ले लीजिएगा। यहाँ पर सपोज कीजिए जीन्स मेरे पास वापस आई, 2 पीस वापस आई फॉर एग्जाम्पल। क्रेडिट नोट आई थिंक आपको आता होगा कैसे इशू करना, नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मानकर चलिए जो विजय है, सेल्समैन है विजय, इसके वजह से वापस आई। अब चलिए इसका भी हम देख लेते हैं ब्रेकअप कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर 5500 था क्रेडिट में, 200 डेबिट में आ गया, तो जो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस है वो 5300 हो गया। अब इसी तरीके से मानकर चलिए मेरी जो अब मैंने एक एंट्री बताई थी कि आप अपने पास सेल्समैन रखते हैं जो एक्सपेंस करते हैं। ये एंट्री और उस एंट्री में दोनों में डिफरेंस है। इस एंट्री में क्या था कि आप जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आप एक कमीशन जो निकालना चाहते हैं, उस बेसिस पर आप ट्रैक करना चाहते हैं कि ये जो मेरी पार्टिकुलरली सेल है किसने कराई है, ताकि मुझे क्वार्टरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज या ईयरली वाइज पता चल पाए कि टोटल इसने कितने की सेल कराई है, तो मैं कमीशन दे पाऊं। यहाँ पर ये सिस्टम था। दूसरा केस जो मैं ले रहा हूं वहां पर ये सिस्टम नहीं है, वहां पर ये है कि आप जो अपने एक्सपेंस है उससे आप ट्रैक करना चाहते हैं कि किस मेरे सेल्समैन के ऊपर या किस स्टाफ के ऊपर मेरा कितना एक्सपेंस हो रहा है उस काम को कराने के लिए, ठीक है। मानकर चलिए 2 या 4 या 10 स्टाफ है आपके पास, और सबके ऊपर आप कोई एक एक्सपेंस करते पार्टिकुलरली, और आप ये ट्रैक करना चाहते हैं कि कौन सा स्टाफ मेरा ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंस कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर टूर्स एंड ट्रेवल्स का ले रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। इवन आप इसे अपने स्टाफ की एंट्री करने के लिए भी, अगर मानकर चलिए आपके पास कई स्टाफ्स हैं और उसकी एंट्री आप करना चाहते हैं कि पार्टिकुलरली मैं किस स्टाफ को कितना पैसा दे रहा हूँ, तो इसके लिए अगर आप ग्रुप्स या लेजर्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कॉस्ट सेंटर का यूज भी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बता रखा है। अब कॉस्ट कैटेगरी, ठीक, यहाँ पर मानकर चलिए टूर्स एंड ट्रेवल्स हम लिख देते हैं। अब कॉस्ट सेंटर में जो हमारे पर्सन है ये है सुमित, ठीक। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, मुझे पहले यहाँ पर टूर्स एंड ट्रेवल्स की वो जो कैटेगरी है वो लेनी होगी। यहाँ पर अब सुमित दोबारा आएगा नहीं, डुप्लीकेट बोल रहा है। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मनीष, सतीश, ठीक है। अब मानकर चलिए मैं एंट्री कर रहा हूँ, एक एंट्री से ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कैश लिया मैंने पेमेंट वाउचर में, और यहाँ पर टूर्स एंड ट्रेवल्स का मुझे लेजर भी बनाना होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल कर दूंगा, और इससे मानकर चलिए नॉट एप्लीकेबल किया मैंने जीएसटी को, ठीक है। अब मानकर चलिए मैंने 3000 रुपये खर्च किए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कॉस्ट कैटेगरी आ गई टूर्स एंड ट्रेवल्स। यहाँ पर हमने क्या क्या नाम लिया था, मनीष लिया था, मनीष ने 1500 किया, और एक था मेरा कुछ सतीश था, ठीक है।
इसने भी 1500 किया। हमारी फिगर कम ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब चलिए मैं इसका भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, सबका पता भी चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी के अंदर है। आप पार्टिकुलरली किसी पर्सन का भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कैटेगरी समरी भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टूर्स एंड ट्रैवल्स में आपको बाइफर्केट करके दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसी तरीके से स्टाफ्स की बात करूँ कि आपके पास स्टाफ है और उसे आप सैलरी देते हैं, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे वो भी चलिए आप सीख लीजिए एक बार। सैलरी, ठीक है, ये आपने कैटेगरी बना ली। और आप मानकर चलिए आपके पास पहले यहाँ पर हम सैलरी का जो है वो कैटेगरी ले लेते हैं। और यहाँ पर जो मेरा स्टाफ है उसका नाम है सूरज, और एक है मनोज, ठीक है। अब जब मैं इसे सैलरी दूंगा तो सैलरी की एंट्री दो तरीके से हो सकती है। या तो आप डायरेक्ट पेमेंट वॉचर में आकर सैलरी की एंट्री पास कर दीजिए जिस भी डेट को आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी मोड में करें। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि पहले आप जर्नल वॉचर में ड्यू की एंट्री करें हर महीने के अंत में। हर महीने के अंत में आप ड्यू की एंट्री करें, और उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो फिर उस हिसाब से उसकी एंट्री करेंगे। तो पहले चलिए हम नॉर्मल एंट्री देख लेते हैं। कैश, यहाँ पर हम सैलरी का लेजर बनाते हैं। सैलरी का लेजर बनाना पड़ेगा, वो तो हमारा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी था, लेजर तो बनेगा ही। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा सैलरी का लेजर, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस रहेगा। ये यस रहना चाहिए, तभी आपके पास वो विंडो ओपन होती है। जब आप लेजर्स लेते हैं तो वो जो विंडो आती है कॉस्ट कैटेगरी या सेंटर की, तभी आती है जब आप ऑप्शन को वहाँ पर यस रखते हैं। अब मानकर चलिए मैं यहाँ पर 10,000 रुपये दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सैलरी ले लूँगा मैं, जो हमारी कैटेगरी है। और यहाँ पर जो मेरा नाम था स्टाफ का, मानकर चलिए मैं इसे 3,000 रुपये देता हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ आपको फिगर पे ध्यान नहीं देना, एंट्री पे ध्यान देना है। और इस तरीके से मैंने एंट्री कर दी, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपकी मेंटेन हो सकती है। सैलरी के केस में आप लेजर्स या ग्रुप्स का भी यूज कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर अगर यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। अब आइए एक एंट्री मैं और बता देता हूँ, ये बेसिकली इस वीडियो का पार्ट नहीं है, फिर भी जब मैंने वो टॉपिक छेड़ दिया तो मैं बता ही देता हूँ। कि मानकर चलिए जैसे सपोज कीजिए कि 30/4 नहीं लेगा, ये एजुकेशनल टैली है। तो एक काम करता हूँ, मैं 1/5 को करता हूँ। आपको यहाँ पर 30/4 समझना है, यानी मंथ की लास्ट डेट समझनी है। मेरी एजुकेशनल टैली है, वो डेट नहीं ली जा रही है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब मानकर चलिए जर्नल वॉचर में जो हम एंट्री करेंगे, तो ये बाय का मतलब होता है डेबिट और टू का मतलब होता है क्रेडिट। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो अगर आपने वो जो गोल्डन रूल है अकाउंट्स का वो अगर पढ़ा है, तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसमें क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, ठीक है। तो जो कि क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा। जो सैलरी का हमने लेजर बनाया है वो हमारा यहाँ पर डेबिट होगा। तो मानकर चलिए 10,000 रुपये मैंने ड्यू की एंट्री की। अब ये ड्यू की एंट्री क्यों करते हैं, इसके पीछे का आप लॉजिक भी समझ लीजिए। अगर आप किसी पर्सन को सैलरी दे रहे हैं और जिस डेट को आप सैलरी दे रहे हैं सिर्फ उसकी एंट्री पेमेंट वॉचर में कर देते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन, चाहे आप भी अगर मानकर चलिए लॉन्ग टाइम के बाद अपने अकाउंट्स को देख रहे हैं, या कोई पर्सन जो आपका ऑडिट करने आ रहा है, वो सीए भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, उससे ये नहीं पता चलेगा कि ये जो आपने पेमेंट की है अपने स्टाफ को, ये आपने किस मंथ के बिहाफ में पेमेंट की है, या ये प्रीवियस ईयर की पेमेंट की है। अभी मानकर चलो मैंने अपने अप्रैल में जाकर कोई पेमेंट कर दी किसी स्टाफ को, पेमेंट की एंट्री पास कर दी 10,000 से। अब ये कहाँ पता चल रहा है कि ये जो मैंने पेमेंट की है ये मैंने क्या की है, एडवांस किया है अप्रैल महीने के लिए, या मार्च महीने की जो पेमेंट बाकी थी उसकी पेमेंट की है, या मई में मेरे पास वो काम करने आएगा उसके लिए मैंने एडवांस दे रखा है। उस एंट्री से कुछ पता नहीं चलता है। सिर्फ आप अगर नरेशन में टाइप कर देंगे तो फिर भी पता चल पाएगा, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप ड्यू की एंट्री करते हैं किसी महीने के लास्ट में, तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये जो ड्यू की एंट्री की गई है क्यों की गई है। ये इसलिए की गई है कि इस महीने में जो इसने काम किया उसके अगेंस्ट में इसकी इतनी पेमेंट बाकी है। अब चाहे आप लास्ट डेट को ही उसे पेमेंट कर रहे हैं, या आप नेक्स्ट मंथ की किसी भी डेट को पेमेंट कर रहे हैं, या 2 महीने बाद भी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी इतनी लाइबिलिटी बनती है, उसे आपको पेमेंट करनी है। और इसके अलावा
दूसरी चीज आपको ये पता चल पाता है कि ये जो आपने पेमेंट की है ये आपने पेमेंट किस महीने के अगेंस्ट में की है, ठीक है। इसीलिए ड्यू की एंट्री पास करना ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग रखते हैं। अगर आप सिंपल अकाउंटिंग रखते हैं जिसमें आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, मतलब जरूरत नहीं होती है, तो आप वैसे भी एंट्री कर सकते हैं। आप यहां पर, क्योंकि हम ये ड्यू की एंट्री कर रहे हैं तो मानकर चलिए इसे मैं 3,000 देता हूँ मंथली फॉर एग्जाम्पल, और इसे मैं 7,000 देता हूँ। मैंने ये ले लिया, वहां पर ये सारी चीजें लिख के भी आ गई। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, टू में लेना है, एक लेजर बनाना होगा सेल्स पेबल का, ठीक है, और सॉरी सैलरी पेबल का या आउटस्टैंडिंग सैलरी का, या तो सैलरी पेबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी, दोनों में से जो भी हो सकता है। तो मैं सैलरी पेबल का बनाता हूँ, ठीक है, और इसे मैं रखूंगा करंट लाइबिलिटीज में, ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। यानी 30 हमारी जो अप्रैल है उस डेट को जब हम ये एंट्री पास करेंगे, यानी किसी भी महीने के एंड को जब हम ये एंट्री पास करेंगे, उस महीने में ये हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये एक्सपेंस हमारी हो चुकी है। भले एक्चुअल में हमने उसकी पेमेंट की नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंस हमारी इस महीने के अगेंस्ट में हो चुकी है। अब जब हम उसे नेक्स्ट मंथ या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी हम उसे पेमेंट करेंगे, तो सिर्फ हमारी पेमेंट होगी, लेकिन हमारी जो एक्सपेंस है, जो हमारी लाइबिलिटी है, वो हमारी महीने के एंड में ही बुक हो चुकी है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मानकर चलिए 31 मार्च को कोई पेमेंट आप देना है किसी स्टाफ को, आप 31 मार्च को नहीं दे रहे हैं, आप उसे जाकर अप्रैल महीने में दे रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री करेंगे तो वहां तो ये रिफ्लेक्ट होगा ना कि हाँ पेमेंट की है, किस महीने के अगेंस्ट में की है ये भी नहीं पता चलेगा, और ना ही मार्च महीने में कोई एक्सपेंस बुक होगी। जब आप पूरी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, मानकर चलिए पूरे साल की, तो मार्च महीने में वो जो आपने पेमेंट की है अप्रैल में, नेक्स्ट ईयर में जाकर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाकर, तो वहां पर आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको दिखेगी कि 10 लाख की प्रॉफिट हुई है और उसमें आपने 20,000 रुपये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट की है, तो आपको तो लगेगा ना कि पूरा मैंने 10 लाख प्रॉफिट कमाया है, जबकि उस ईयर के अगेंस्ट में 20,000 की आपकी लाइबिलिटी थी, आपकी एक्सपेंस थी, जैसे आपने बुक नहीं किया उस महीने में, उस ईयर में, तो जिसके कारण आपको 10 लाख की प्रॉफिट दिख रही है, जबकि वो प्रॉफिट आपकी थी 9,80,000 की। तो इसलिए भी ड्यू की एंट्री पास की जाती है। यहाँ पर हम चाहें तो कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर सकते हैं, और करें तो ज़्यादा अच्छा ही है। क्यों कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ पर भी हम उसे ही ले लेंगे सैलरी को, यहाँ पर ये नहीं आ रही है कॉस्ट कैटेगरी, सैलरी नहीं आ पा रही है। एक काम करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर नो करता हूँ, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर तो हमें ये पता चल गया ना कि इतनी पेमेंट हमारी ड्यू थी, ठीक है। पेमेंट की एंट्री करते हैं हम, यहाँ पर कैश में ही मानकर चलिए पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। कैश मैंने नेगेटिव है, उससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ एंट्री में बता रहा हूँ। सैलरी पेबल, चलिए एंट्री करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूं कि ड्यू की एंट्री करने से क्या फ़ायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी P&L में हम जाएंगे, और यहाँ पर देखिए हमारी जो लाइबिलिटी है वो बुक हो चुकी है, यानी जो हमारी एक्सपेंस है, सॉरी, हमारी एक्सपेंस बुक हो चुकी है 20,000 रुपये, ठीक है। अगर आप उसे देखेंगे जो हमने पेबल की एंट्री की है, तो 10,000 की हमारी एक्सपेंस बुक हो चुकी है। भले हमने पेमेंट नहीं की है, हमारी एक्सपेंस बुक हो चुकी है। अब अगर हम बैलेंस शीट में जाएं तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ में हमें रिफ्लेक्ट होगा कि सैलरी पेबल हमें 10,000 देनी है। अब अगर हम पेमेंट वॉचर में जाएं, अब हम डेट कोई भी ले सकते हैं, हम जब भी चाहें इसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप एक्चुअल में पेमेंट करेंगे तो इसकी एंट्री कर देंगे, सैलरी पेबल करेंगे 10,000 रुपये, अगर पूरा दे रहे हैं एक बार में तो डाल देंगे, ठीक। अब यहाँ पर सिर्फ एक दिक्कत आई कि मैंने जब सैलरी पेबल का लेजर बनाया, तो वहाँ पर हमें वो कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने नहीं दी जा रही थी जो हमने ऑलरेडी बना रखी है। वो मैं चेक कर लेता हूँ कि वो क्या दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ये जो हमने एंट्री पास की ड्यू की, तो इसमें क्या है कि अगर आपने कोई एडवांस दे रखा है तो इसकी भी एंट्री आपको उसी में एडजस्ट करनी होगी। मानकर चलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं उससे पहले आपने कुछ एडवांस भी दे रखा हो अपने स्टाफ को, तो उसकी भी एंट्री पास कर लेंगे। तो चलिए पहले हम उसके बारे में ही बात कर लेते हैं, वो सैलरी पेबल पे जो कॉस्ट सेंटर है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं लेजर में, और एडवांस सैलरी का एक बना लेते हैं लेजर, ठीक है, और इसे हम रख लेते हैं करंट एसेट में, ठीक है।
ऐसे हम लोन्स एंड एसेट वगैरह का जो एक ऑप्शन रहता है ग्रुप, उसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोन एंड एडवांसेस का ये रहता है, इसमें भी रख सकते हैं, ठीक। और इसमें भी हम चाहें तो ये यस कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। देख लेता हूँ इस पर भी काम करता है कि नहीं है। मानकर चलिए, सपोज कीजिए 2/4 को मेरे स्टाफ ने, यानी अप्रैल में ही वो मेरे पास आया काम करने के लिए, और नेक्स्ट डे उसने मुझसे पैसे मांग लिए एडवांस की, भैया मुझे 500 रुपये दे दो, और उसकी सैलरी 5,000 है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने उसे 500 दे दिए। तो चलिए कैसे एंट्री करेंगे 500 देने की। यहाँ पर हम एडवांस सैलरी का जो हमारा ये है, हम ये ले लेंगे, 500 रुपये डाल देंगे, ठीक, सिंपल है। यहाँ पर नहीं आ रही है वो सैलरी वाला, वो जो ऑप्शन है वो आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। वो आएगा तो मैं यहाँ पर चूज कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले यही देख लेता हूँ कि आखिर ये आ क्यों नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अब इसका सॉल्यूशन मिल चुका है कि आखिर जब हम सैलरी पेबल की या एडवांस सैलरी की जब हम एंट्री कर रहे थे और लेजर ले रहे थे, तो वहां पर जो कॉस्ट कैटेगरी है सैलरी की, वो हमें चूज करने टैली क्यों नहीं दे रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन भी मिल गया। तो मे भी हो सकता है आप इस प्रॉब्लम को बहुत दिन से देख रहे हो, आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या आगे आने वाले टाइम में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने भी आए, तो उसका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल गया है। तो देखिए, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। आप आएंगे अल्टर में, यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी में आएंगे, और यहाँ पर आप जो सैलरी का अपने कैटेगरी बनाई है इसमें आएंगे। और यहाँ पर मैंने जब कैटेगरी बनवाई थी तो मैंने बताया था एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स को यस करना है। लेकिन क्योंकि हम वहां पर जब हम एडवांस सैलरी या सैलरी पेबल के लेजर्स बना रहे थे, तो हम उसे करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट या लोन्स एंड एडवांसेस में रख रहे थे, तो वो नॉन रेवेन्यू है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसे भी यस करना पड़ेगा। जब हम इसे यस करेंगे तभी हमारे पास वहां पर एंट्री टाइम कॉस्ट कैटेगरी चूज करने दी जाएगी। तो ये आप यस कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं एडवांस की बात करूंगा, इसके बाद मैं फिर ड्यू की एक एंट्री करूंगा, और फिर उसकी पेमेंट करने की एंट्री करूंगा, ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि सैलरी या इसी तरीके से कोई भी एक्सपेंस जो आपकी हर महीने होती है, उसकी एंट्री कैसे की जाती है। चाहे वो टेलीफोन बिल हो, वाईफाई एक्सपेंस हो, उसकी प्रॉपर एंट्री क्या होती है। नॉर्मल एंट्री तो कोई भी जानता है कि पेमेंट वॉचर में जाओ, जिस भी मोड में पेमेंट की है उसे चूज करो, और वहां पर लेजर चूज करके एंट्री कर दो। लेकिन वो लेमैन वाली एंट्री हो गई। लेकिन अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग रखना चाहते हैं, पूरी प्रॉपर रिपोर्टिंग रखना चाहते हैं, तो उस केस में आपको पहले ड्यू की एंट्री करनी है, फिर पेमेंट की एंट्री करनी है। तो यहां पर मानकर चलिए मेरे पास जो मेरा स्टाफ आया था, उसने मुझसे एडवांस मांगा, ठीक है। 500 रुपये मैंने उसे एडवांस दिए। यहाँ पर सैलरी का जो हमारा कैटेगरी है वो मैंने लिया, और यहाँ पर मनोज को मैंने 500 दिए, मनोज को दिए हैं, ठीक है। अब जब हमारा मंथ एंड हो रहा है, तो हम जर्नल वॉचर में जाएंगे, एक एंट्री पास करेंगे जो कि 30 अप्रैल को करेंगे, यानी हर महीने की लास्ट डेट को करेंगे। इस केस में क्योंकि मेरे पास एजुकेशनल टैली है, तो मैं 1/5 को एंट्री कर रहा हूं, आप ऐसा नहीं करेंगे। सैलरी ले लूंगा, 10,000 टोटल सैलरी मुझे पे करनी होती है दोनों को मिलाकर। यहाँ पर मैं सैलरी का जो कैटेगरी है वो ले लूंगा। मनोज को मुझे देनी होती है 3,000, 3,000 देनी होती है, मैं यहाँ पर 3,000 ले लूंगा, ठीक है। सूरज को देनी होती है 7,000। यहां तक तो ठीक है, डेबिट में मैंने उसे ले लिया। अब आइए, 2 एडवांस, ठीक, यहां पर मैं 500 रुपये डाल दूंगा, और यहां पर सैलरी मनोज, इससे मैंने 500 रुपये दे दिए थे, ठीक है। अब 2 में सैलरी पेबल, फिर से 9500, यानी 9500 अब मुझे देने हैं, क्योंकि 500 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। यहां पर मुझे 1 मिनट ये ऑप्शन यस करना होगा, ठीक है। अब यहां पर सैलरी मनोज को मुझे देने हैं 2,500, और यहां पर सूरज को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपको याद कैसे रहेगा कि मनोज को 2,500 देने हैं। तो ये वही आपको डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाकर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जो कॉस्ट का ब्रेकअप था वहां पर जाकर आपको देख लेना है। वहां आपको पता चल जाएगा कि आपने 500 रुपये दिए हैं कि नहीं, उस हिसाब से एंट्री करनी है ड्यू की, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, P&L में देखिए, आपका वो जो एक्सपेंस है वो बुक हो चुका है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक्सपेंस बुक हो चुका है 10,000 से, ठीक। आपने पेमेंट की ना की उससे मतलब नहीं है, एक्सपेंस आपका बुक हो चुका है। करंट लाइबिलिटीज में देखिए, 9500 रुपये आपको देने हैं।
ये तो चलो मैंने एंट्री कर रखी थी पेमेंट देने की, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 9500 रुपये आपको उसे देने हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी मनोज, आपको कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है? 9500। अंदर जाके देखिए क्या है। यहाँ पर आपने पेमेंट की थी 3000 की, फिर 500 की थी, तो ये आपको दिख रहा है डेबिट साइड। यहाँ पर फिर आपने इसे 3000 और 3000 दिए, ठीक है। तो आपको कितना हो गया? 6000 हो गया ना। 3000 3000 आपने दिए, ठीक। सॉरी 3000 दिए नहीं। यहाँ पर आप देखिए एक मिनट, ये जो एंट्री थी इसमें मैंने उसे पेमेंट नहीं की है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने उसकी एंट्री पास कर रखी है, पेमेंट नहीं की, उससे मतलब नहीं है। ये चीज आपको पता चलेगी बैलेंस शीट से। अगर आप ये देखने आए हैं यहाँ पर कि पेमेंट मैंने उसे की है कि नहीं, ये चीज आपको पता चलेगी बैलेंस शीट से। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि टोटल मैंने इस स्टाफ को कितनी सैलरी दी है, तो ये चीज आपको पता चलेगी यहाँ पर, जहां पर अभी हम हैं। कैटेगरी जो है हमारी, ये जो ऑप्शन है कैटेगरी समरी, इसके अंदर आपको पता चलेगी। अगर आपने ड्यू की एंट्री भी कर दी तो भी आपको यहीं पर पता चलेगा। ऐसा नहीं कि जब आप एक्चुअल में पेमेंट करेंगे तो ही यहाँ पर पता चलेगा। अगर आपने ड्यू की एंट्री कर दी तो भी आपको यहाँ पर वो फिगर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। और यहाँ पर जो आपको अभी मनोज के केस में 3000 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एंट्री में या नीचे पेबल में मैंने उसे चूज नहीं किया है। पेबल में मैं इसीलिए चूज करने बोल रहा था। यहाँ पर देखिए मैंने पेबल में चूज किया है, ऊपर सैलरी में भी चूज किया है, पेबल में भी सेम अमाउंट चूज किया है, ठीक है। और जो एडवांस है उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो एडवांस में चूज किया है, इसीलिए वो दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो रहा है, यानी दिखा रहा है कि आपने इसे 6000 रुपए दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ना, 6500, 3500 ऊपर दिया है अप्रैल में, और यहाँ पर 3000, तो 6500 हुआ। बाकी जो 3000 आपको क्रेडिट साइड दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसकी जो एंट्री आपने की है उसकी एंट्री प्रॉपर ढंग से नहीं की है। यहाँ पर जो सैलरी पेबल है, यहाँ पर आपने वो जो कॉस्ट कैटेगरी है उसे आपने सेलेक्ट नहीं किया, जो हमारे केस में नहीं आ रहा था। याद होगा जो पहली एंट्री मैंने कराई उसमें नहीं आ रहा था, जिसके कारण मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसकी जो एंट्री है वो हम कर लेते हैं, बस इसके बाद हमारी ये वीडियो एंड हो जाएगी। सैलरी पेबल लेना है यहाँ पर, ठीक है। 9500 अगर पूरा दे रहे हैं, अगर हाफ दे रहे हैं तो जितना दे रहे हैं उतना लेंगे, और जिसको जितना दे रहे हैं उस हिसाब से अमाउंट डाल देंगे। नाम था मनोज, इसको मुझे देने थे 2500 रुपये, ठीक है। और क्या नाम था? सूरज, इसे देने थे 7000, ठीक है। हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।